हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बीच में डिफरेंस देखा था, तो उससे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहला हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, और इसमें एग्जांपल्स के साथ इनको देखेंगे और इनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि फाइनल गुड्स किसे कहते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है और इनका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के साथ क्या रिलेशन है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी गुड्स को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं और कौन सी गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स, कैसे हम गुड्स को क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी गुड्स फाइनल गुड्स हैं और कौन सी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, नेशनल इनकम में इसका क्या रोल होता है, और जब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको अवॉइड करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और हो सकता है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, तो लेकिन आपके ये इतने सारे टॉपिक कवर होते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स होती क्या है। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। याद रखिएगा, 2 पॉइंट्स हैं, कंजम्पशन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कौन करता है? कंजम्पशन हाउस होल्ड्स करते हैं, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म्स करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के लिए एक रेफ्रिजरेटर या एक फ्रिज लेकर आते हैं, तो उसका पर्पस क्या होगा? उसका पर्पस आपका है कंजम्पशन पर्पस, इसलिए वो फाइनल गुड के अंडर आएगी। और अगर एक फर्म, मान लिया एक आइसक्रीम की शॉप है और वो अपने लिए फ्रिज या रेफ्रिजरेटर लेकर आती है, तो उसका पर्पस क्या कहलाएगा? उसका पर्पस इन्वेस्टमेंट पर्पस कहलाएगा। तो लेकिन वो आएगी फाइनल गुड्स के अंडर। तो दोनों का पर्पस अलग है, लेकिन ये फाइनल गुड के अंडर ही 2 कैटेगरी हैं। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज कौन लेकर आ रहा है? हाउस होल्ड। और आइसक्रीम की शॉप या वो फर्म जो है वो क्या लेकर आ रही है? फ्रिज। तो इसका पर्पस है इन्वेस्टमेंट। तो जो भी फर्म्स होती हैं जो जिस टाइप की मशीनरी या फिक्स असेट्स लेकर आती हैं, फर्म मोस्टली प्लांट एंड मशीनरी खरीदती हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी जो उनकी वो होती है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होती है, और वो किसके अंडर आएगी? फाइनल गुड्स के अंडर। और अगर घर में मान लो आप रेफ्रिजरेटर लेकर आते हो या एक स्यूइंग मशीन लेकर, सिलाई मशीन घर के लिए लाते हो, तो वो भी आपकी कंजम्पशन पर्पस के लिए है और वो फाइनल गुड के अंडर आएगी। तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। तो एग्जाम्पल यही है कि अगर जैसे मान लिया आप अपने घर के लिए मिल्क लेकर आ रहे हो, तो वो भी कंजम्पशन पर्पस के लिए है, इसलिए वो फाइनल गुड के अंडर आएगा। और अगर फर्म प्लांट एंड मशीनरी लेकर आ रही है तो उनका पर्पस इन्वेस्टमेंट पर्पस है, इसलिए फाइनल गुड के अंडर आएगा। इसी तरह इंटरमीडिएट गुड्स के भी 2 पर्पस होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, जो रीसेल करने के लिए खरीदी जाती हैं, या दूसरा फर्दर प्रोडक्शन, यानी कुछ और बनाने में वो हेल्प करती हैं। तो फिर से देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, जिन्हें हम मध्यवर्ती वस्तुएं भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती हैं, जो मतलब दोबारा बिक्री करने के लिए खरीदी जाती हैं, या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, यानी किसी और वस्तु का उत्पादन करने में या किसी और चीज को बनाने में उसका यूज होता है, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। तो इसकी भी दो इसके लिए भी कंसेप्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल रीसेल के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक डेयरी शॉप है और उसके लिए आप जो है दूध खरीद कर लाते हो दोबारा बेचने के लिए, तो वो जो आपने मिल्क खरीदा है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स के अंडर आएगा। फॉर फर्दर प्रोडक्शन का एग्जांपल देखते हैं। मान लिया आप जो है, आपकी एक स्वीट्स की शॉप है और आप वहां पे दूध जो है वो मिठाइयां बनाने के लिए खरीदते हो, तो इस टाइम जो दूध आपने खरीदा है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा है, यानी मिठाइयां बनाने में यूज होगा, तो इसलिए वो जो दूध है वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, लेकिन उसका पर्पस क्या है? फर्दर प्रोडक्शन। और डेयरी शॉप में मिल्क का पर्पस क्या है? रीसेल। और
अगर हाउस होल्ड मिल्क खरीद रहा है तो उसका पर्पस क्या है, कंजम्पशन, इसलिए वो फाइनल गुड है। तो मिल्क ही एक ही चीज जो है वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है और फाइनल गुड भी हो सकती है, ये उसके यूज पर डिपेंड करता है। तो रीसेल के लिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं। मान लिया एक डेयरी शॉप है और आप अपनी बुक से ये एग्जांपल देख सकते हैं, और वो मिल्क खरीद रहा है। तो मिल्क किस लिए खरीद रहा है, दोबारा बेचने के लिए, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड के अंडर आएगा। फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मान लिया आपकी स्वीट्स की शॉप है, स्वीट्स का रेस्टोरेंट है या शॉप है, तो आप वहां पे मिल्क किस लिए परचेज कर रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंडर आएगा। तो आप बेसिक सी ये डेफिनेशन या ये कंसेप्ट लिख सकते हैं और विद एग्जांपल आप इन दोनों के डिफरेंस को या इन दोनों के मीनिंग को समझा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। हम एक कंसेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन बाउंड्री। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं और उसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा प्रोडक्शन बाउंड्री के कंसेप्ट को समझने के लिए। मान लिया एक फार्मर है और वो कॉटन का प्रोडक्शन करता है, कपास उगाता है। तो उसने जो कपास उगाई अपनी मेहनत से, उसकी उसने कीमत रखी 500 रुपये। मान लीजिए उसने उस कपास की कीमत, रुई की कीमत 500 रुपये रखी, और ये 500 रुपये की कपास जो है उसने एक्स को बेच दी। एक्स एक और व्यक्ति है, एक और पर्सन है, उसने 500 रुपये का कॉटन जो है एक्स को बेच दिया। एक्स का काम था थ्रेड बनाना, धागे बनाना। तो एक्स थ्रेड बनाता था, तो एक्स ने 500 रुपये में खरीदा और थ्रेड जब बना दिया उसने, तो उसने वो 700 रुपये में थ्रेड जो है वाई को बेच दिया। और वाई का काम है कलरिंग करना, कलरिंग करना और प्लस क्लोथ्स की जो शीट होती हैं वो बनाना। आपने कपड़ा देखा होगा बड़ा, शीट वो धागों से ही बनता है, तो उसका काम ये है कलरिंग और क्लोथिंग बनाना, मान लेते हैं। तो उसने अब जब ये काम किया है तो उसके पैसे भी चार्ज करेगा। वाई ने ये चीज एक्स से कितने में खरीदी, 700 रुपये में। तो मान लिया अब उसने उस चीज की कीमत कलरिंग और क्लोथ बनाने के बाद 1000 रुपये रख दी, 1000 रुपये उसने कीमत रख दी। मान लिया एक जेड और पर्सन है और उसका काम है, वो है टेलर, ठीक है, वो दर्जी है। उसने वाई से कपड़ा खरीदा 1000 रुपये में और टेलर ने शर्ट बनाई। क्या बनाई, शर्ट, और उसकी कीमत उसने रखी 1500 रुपये, 1500 रुपीज उसने उसका प्राइस रखा। और अल्टीमेट एक कंज्यूमर है ए, ये फाइनल कंज्यूमर है, उसने ये इसको शर्ट बेच दी। अब शर्ट इसके पास आ गई, कितने में खरीदी इसने, 1500 रुपये में। तो आप इस प्रोसेस से समझते हैं कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि जब तक वो चीज बन रही है, जब तक उस पे वो काम हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक टेलर ने उस शर्ट पे काम किया है, टेलर ने वो शर्ट बनाई है। तो फार्मर से टेलर तक, और ये जो यूनिट्स होती हैं, ये इकोनॉमी में डिफरेंट यूनिट्स होती हैं जो अपने अलग अलग काम करती हैं, जिनको हम इकोनॉमिक यूनिट्स बोलते हैं, जिनको हम फर्म्स भी कह सकते हैं। इसका काम थ्रेड बनाना है, इसका काम कलरिंग और क्लोथिंग बनाना है, जेड का काम टेलर है, वो उसका काम शर्ट या कपड़े बनाना है, और फार्मर जो है कॉटन प्रोड्यूस करता है। तो जब तक कोई चीज जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरती है, जब तक उसमें कोई ना कोई काम होना बाकी रहता है, तो वो उसकी प्रोडक्शन बाउंड्री होती है। तो जो मैंने ये रेड से मार्क किया, इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री, जिसको हम हिंदी में उत्पादन सीमा कहते हैं। तो प्रोडक्शन बाउंड्री का सिंपल सा मीनिंग है कि एक ऐसी बाउंड्री जिसमें अभी प्रोडक्ट पे काम होना बाकी है, या उस पर काम जो है चल रहा है, या गुड्स जो है वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में है, तो उसी को हम उसकी प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। और जब ये शर्ट अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है, शर्ट जब फाइनली बन के तैयार हो चुकी है, जिसपे अब फाइनली कोई और काम नहीं होना है और वो बन के रेडी है, तो इसको बोलते हैं हम फाइनल गुड।
प्रोडक्शन बाउंड्री में जो चीज रहती है, जिसपे अभी काम होना बाकी है, जो पूरी तरह बनके तैयार नहीं हुई है, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के डिफरेंस को या उसके कंसेप्ट को आप प्रोडक्शन बाउंड्री से भी समझ सकते हैं। जब तक कोई चीज प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगी, उस बाउंड्री में, उस टेरिटरी में रहेगी, तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। इसी को हम उत्पादन सीमा कहते हैं। और जब वो चीज उस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल जाती है तो उसको हम फाइनल गुड कहते हैं। तो आपको आई होप प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि था हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड। आइए तो अब इसको देखते हैं कि हम क्लासिफाई, ये कैसे पता लगाएं, ये कैसे वर्गीकृत करें, कैसे बताएं, कैसे बांटें कि कौन सी गुड जो है वो इंटरमीडिएट गुड है और कौन सी फाइनल गुड है, कौन सी अंतिम वस्तु है और कौन सी मध्यवर्ती वस्तु है। तो इसको जानने के लिए आप बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी गुड जो है, कोई भी गुड फाइनल गुड हो सकती है और कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड हो सकती है। यह उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है कि आप उस कमोडिटी का, उस गुड का एंड क्या यूज कर रहे हैं, एंड में क्या यूज कर रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मिल्क, दूध जो है वो अपने डोमेस्टिक पर्पस, घर के पर्पस के लिए लाते हैं, दूध पीने के लिए लाते हैं या घर में कुछ बनाने के लिए लाते हैं, तो वो आपके कंजम्पशन पर्पस के लिए है। जो कंजम्पशन पर्पस के लिए चीज आती है, जैसे कि हमने पीछे देखा था, तो वो फाइनल गुड होती है। अगर वही दूध कोई डेयरी शॉप वाला रीसेल करने के लिए खरीदता है, रीसेल मतलब दोबारा बेचने के लिए खरीदता है, तो वो उसका पर्पस क्या हो गया, रीसेल, इसलिए वो किस कैटेगरी में आएगी, इंटरमीडिएट गुड में। तो वही मिल्क फाइनल गुड भी है और वही मिल्क इंटरमीडिएट गुड भी है। और मान लिया वही मिल्क जो है कोई दुकानदार जो है मिठाई बनाने के लिए खरीदता है या खोया बनाने के लिए खरीदता है, तो वो गुड भी क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। तो आपने क्या देखा कि एक ही चीज जो है वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है और फाइनल गुड भी हो सकती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एंड यूज क्या है उस कमोडिटी का। तो एंड यूज ऑफ द कमोडिटी, आपको ये पूरा बुक से लिखना है, मैंने आपको ये समझा दिया है। तो एंड यूज ऑफ द कमोडिटी, तो कोई गुड जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, ये उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है। आप इसको एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। अब एक चीज और देखते हैं कि नेशनल इनकम के अंडर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को जोड़ा जाता है। तो अब जैसे कि मैंने आपको ये ऊपर एग्जाम्पल कराया था, तो यहाँ पे जो फाइनली शर्ट बनी थी, वो शर्ट की वैल्यू कितनी थी, 1500 रुपये। तो नेशनल इनकम में हमें सिर्फ ये 1500 रुपये ऐड करने चाहिए। अब ये देखते हैं कि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, कि फाइनली जो गुड्स प्रोड्यूस हो जाती है, जो फाइनल बन के तैयार हो गई है, उसी की वैल्यू को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं, ये सारी इंटरमीडिएट गुड्स थी इस एग्जाम्पल में, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू उस फाइनल गुड में ऑलरेडी इंक्लूड होती है। अब खुद सोचिए, इस शर्ट के अंदर इस कॉटन की वैल्यू इंक्लूड होगी, क्योंकि कॉटन से ही तो शर्ट बनी है। तो ये 500 रुपये की वैल्यू यहाँ इंक्लूड है। एक्स ने थ्रेड बनाया था, तो इस थ्रेड में भी 500 रुपये की वैल्यू इंक्लूड है, और इस कलरिंग में भी इंक्लूड है, इस टेलर ने जो शर्ट बनाई है इसमें भी इंक्लूड है। यानी ये 500 की वैल्यू इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। 700 की वैल्यू, थ्रेड की वैल्यू इसमें इंक्लूड है और इसमें इंक्लूड है, और 1000 जो कलरिंग और क्लॉथ की वैल्यू है वो शर्ट में इंक्लूड है। तो नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, फाइनल गुड जो बनके रेडी हो गई है, क्योंकि उस फाइनल गुड में जितना भी वो इंटरमीडिएट गुड थी उन सब की वैल्यू पहले से ही इंक्लूड होती है। अगर हम उसको दोबारा शामिल कर लेंगे उसकी वैल्यू को, तो इससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। हाँ,
आइए अब ये देखते हैं कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, यानी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सिर्फ अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो नेशनल इनकम होती है एक कंट्री की, उसमें जो फाइनल गुड जो बन के तैयार हो जाती है, जैसे कि हमारी ये शर्ट थी, सिर्फ उसी की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। यानी नेशनल इनकम में सिर्फ ये 1500 रुपये काउंट होंगे, फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, जो कि हमारी यहाँ पे क्या है, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग शर्ट, जिसकी वैल्यू कितनी है 1500 रुपये। जो चीज़ बन के तैयार हो गई है उसी की वैल्यू को नेशनल इनकम में सिर्फ इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस शर्ट की वैल्यू के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं, कॉटन, थ्रेड, जो हमने कलरिंग की वैल्यू ऐड की, क्लोथिंग बनाया, उन सब की वैल्यू इसमें ऑलरेडी ऐड होती है। अगर इनकी वैल्यू को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाए और ये भी इंक्लूड की जाए तो इससे एक ही चीज़ की वैल्यू बहुत बार ऐड हो जाएगी, जिससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में, जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं। मान लीजिए ये फार्मर ये कहे कि मेरी इनकम 500 रुपये हो गई, क्योंकि उसने अपनी चीज 500 रुपये में बेची, किसको, एक्स को। और एक्स ये बोले कि मेरी इनकम, क्योंकि उसने 700 में बेचा है, क्योंकि उसने एक्स ने तो वाई को कितने में बेचा है, 700 में ना, तो एक्स ये बोले कि मेरी 700 रुपये इनकम हुई है। और ऐसे ही वाई क्या बोले, वाई अपनी इनकम कितनी शो करेगा, लेट्स से 1000 रुपीज, वाई ये बोले। और जेड ने जो कंज्यूमर को बेचा है वो कितने में बेचा है, 1500 रुपये में। सब अपनी अपनी इतनी इनकम दिखा दें मान लीजिए, तो इकोनॉमी में सब ये सारी इकोनॉमिक यूनिट्स काम कर रही हैं। फार्मर भी काम कर रहा है, एक्स वाली फर्म भी काम कर रही है, वाई भी, जेड भी काम कर रहा है। तो अगर सब अपनी इनकम इतनी दिखाएं तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 1200, 3700। अब आप सोचिए, क्या हमारी कंट्री की नेशनल इनकम 3700 रुपीज से बढ़ गई है? नहीं ना। तो ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर इस 500 रुपये की वैल्यू थ्री टाइम्स इंक्लूडेड है, इस 700 की वैल्यू 2 टाइम्स इंक्लूडेड है, और 1000 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो एक ही चीज की वैल्यू बहुत बार शामिल कर ली जाती है, इंक्लूड कर ली जाती है नेशनल इनकम में, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का ये मतलब है कि जब एक चीज की वैल्यू नेशनल इनकम में एक से ज्यादा बार, 2 बार, 3 बार, एक से ज्यादा बार ऐड कर ली जाती है, तो उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर हम अपनी इनकम, नेशनल इनकम में ये दिखाएं कि ये 3700 से हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई है, तो ये हमारी नेशनल इनकम का गलत एस्टिमेशन होगा। और इससे क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अगर हम करते हैं तो it does not show true picture of the economy। तो इससे इकोनॉमी की हमारी ट्रू पिक्चर, सही तस्वीर का पता नहीं लगेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है, इस तरह चलते हैं, तो इससे ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम होता है, ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब हम अपनी इनकम को ज्यादा दिखा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी पॉकेट में 5000 रुपीज हैं, और एक्चुअली में 5000 है ही नहीं, उतने की चीजें ही नहीं है, वो तो चीज सिर्फ 1500 रुपए की है। तो इससे नेशनल इनकम ज्यादा दिखती है, जो कि सही बात नहीं है। तो इसी से प्रूफ हो जाता है कि नेशनल इनकम में सिर्फ किसकी वैल्यू को इंक्लूड करना चाहिए, फाइनल गुड की वैल्यू को, जो कि कितनी है, 1500 रुपए की। हमारी नेशनल इनकम सिर्फ 1500 रुपीज से बढ़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ये होती है। आप इसकी थ्योरी जो है अपनी बुक से लिख सकते हैं। हो सकता है ये टॉपिक आपके अगले चैप्टर्स में गिवन हो, लेकिन मैंने इसको यहीं पे समझा दिया है। तो अब साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड कैसे करते हैं। तो आपने मीनिंग तो देख ही लिया प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का, और उसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से बता सकते हैं। इसके लिए आप यही वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं ये चीज। और अब या इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि
इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेथड्स टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मेथड्स ऐसे भी हो सकता है, मेथड्स टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो याद रखिएगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के दो मेथड होते हैं। तो फर्स्ट है आपका फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड, और दूसरा होता है आपका वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड मेथड। तो फाइनल आउटपुट मेथड बहुत इजी है। अंडर दिस मेथड, अंडर फाइनल आउटपुट मेथड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। यानी फाइनल आउटपुट मेथड के अंडर नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। तो इससे आप डबल काउंटिंग से बच सकते हैं, यानी सीधा सीधा आप फाइनल गुड की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दो। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के केस में क्या था, 1500 रुपए की जो शर्ट थी उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो अंडर दिस मेथड ओनली, अंडर दिस मेथड only the value of final good is included in national income। तो आपने देखा कि शर्ट की वैल्यू को सिर्फ इस मेथड के अंडर नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो इससे आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये पिछले एग्जाम्पल से ही रिलेट किया है, वहीं से है। और अंडर वैल्यू एडिड मेथड, हाँ जी, तो वैल्यू एडिड मेथड में क्या होता है कि जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स थी, जितनी भी ऑल इकोनॉमिक्स यूनिट्स हैं, जैसे हमारे केस में फार्मर था, एक्स था, वाई पर्सन था और जेड था। तो फार्मर, तो सबने जो वैल्यू एडिड किया है, वैल्यू एडिड। अब ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडिड कैसे निकाला जाता है, वैल्यू एडिड कैसे निकाला जाता है। तो वैल्यू एडिड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको हम बाद में बहुत डिटेल में भी करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सिंपल सा ये समझिए कि जो किसी ने जो चीज बनाई है उसकी चीज की वैल्यू, तो उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है उस चीज को बनाने के लिए आपने उसमें किस चीज का यूज किया है, उसको बनाने में किसी चीज का जो यूज किया होता है उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। जैसे फार्मर के केस में फार्मर ने कितना वैल्यू एडिड किया देखते हैं। तो वैल्यू एडिड बाय फार्मर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, फार्मर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था वो कितने का था, 500 रुपए का उसका कॉटन था, तो उसने जो चीज बनाई थी वो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन उस केस में हम मान लेते हैं 0, क्योंकि आपको कुछ गिवन नहीं है। हालांकि कुछ बीज पे उसने पैसा लगाया होगा, ट्रैक्टर से भी उसने ट्रैक्टर का भी यूज किया होगा, लेकिन भी कुछ गिवन नहीं है, तो हम इनिशियल स्टार्टिंग केस में हम ये 0 मान लेते हैं। तो उसका वैल्यू एडिड कितना है, 500 रुपए का। वैल्यू एडिड का मतलब होता है मूल्य वृद्धि, उसने कितनी वैल्यू बढ़ाई। तो 500 रुपए सीधा सीधा कॉटन के नाम के फार्मर ने ऐड कर दिए। इसी तरह वैल्यू एडिड बाय एक्स, एक्स ने कितनी वैल्यू बढ़ाई, एक्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट, दोबारा इसी फॉर्मूले को देखेंगे, एक्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, 700। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इस 700 को बनाने के लिए उसने फार्मर से 500 रुपए का कॉटन खरीदा था, तो कितना रुपए का उसने वैल्यू एडिड किया, 200 रुपए का, उसने 200 रुपए ही तो बढ़ाए। इसी तरह वैल्यू एडिड बाय जेड, जेड ने कितना वैल्यू एडिड किया, तो जेड ने 1000 रुपीज की चीज बनाई और 700 रुपए में खरीदा था, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट जेड का 1000 है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 700 है, तो उसने कितनी वैल्यू बढ़ाई, 300 रुपए। ठीक है,
तो अब वैल्यू एडेड बाय, सॉरी ये y का था, सॉरी, और ये z का। तो z का क्या है, जो टेलर है, टेलर ने 1500 रुपए की शर्ट बेची और 1000 रुपए में कपड़ा खरीदा था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उसका वैल्यू एडेड कितना है, 500 रुपए का। तो आप ये देख सकते हैं कि सबने कितना वैल्यू एडेड किया। फार्मर का वैल्यू एडेड 500 रुपीज का है, ये फार्मर का है। x का वैल्यू एडेड 200 रुपए का है, y का वैल्यू एडेड 300 रुपए का है और z का वैल्यू एडेड 500 रुपए का है। तो अगर हम सबके वैल्यू एडेड को ऐड कर दें तो फार्मर का वैल्यू एडेड कितना है, 500, x का कितना है, 200, y का कितना है, 300 और टेलर का कितना है, z का 500। तो सबका वैल्यू एडेड कितना हुआ, 500, 200, 700, 1000, 1500। तो ये सबका वैल्यू एडेड आ गया। इसको बोलते हैं हम ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस मतलब टोटल। तो सबने कितनी वैल्यू बढ़ाई, 1500 रुपए। तो आप इस तरह भी, यानी वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है, वैल्यू एडेड मेथड ये बोलता है कि इकोनॉमी में जितनी भी यूनिट्स हैं सबका वैल्यू एडेड निकाल लीजिए, जैसे हमने ये निकाला, और सबने जो वैल्यू एडेड किया है वही नेशनल इनकम में सिर्फ ऐड होगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1500 रुपये नेशनल इनकम में ऐड होंगे और यहाँ फाइनल आउटपुट मेथड में भी 1500 रुपये नेशनल इनकम में ऐड होंगे। ये आसान है बल्कि, लेकिन इसमें क्या है, सबका वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा। तो अंडर वैल्यू एडेड मेथड डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए, अंडर वैल्यू एडेड मेथड वैल्यू एडेड बाय ऑल द इकोनॉमिक यूनिट in the economy are calculated and then we get gross value added and that value added is included in national income। तो इस तरह आप वैल्यू एडेड मेथड में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको फटाफट देख लेते हैं। गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी साल कोई चीज़ खरीदी है उसी साल यूज़ करने के लिए किसी चीज़ को बनाने में, तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाती है। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए XYZ लिमिटेड एक कंपनी है और जिसका काम है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करना, वो शीशा बनाती है। तो शीशा बनाने के लिए कोल का यूज होता है, कोयले का यूज होता है। तो आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी 2019 को उस कंपनी ने 10 टन कोल खरीदा, ठीक है, शीशा बनाने के लिए, यूज करने के लिए उस साल। तो क्या हुआ, 31 दिसंबर 2019 तक उस 10 टन में से 7 टन जो है, 7 टन जो है यूज्ड हो गया, यूज्ड अप। 7 टन आपने, 10 टन खरीदा था, 7 टन आपने यूज कर लिया ग्लास में। और 3 टन जो है आपका वो कोल अनयूज्ड रह गया, मतलब यूज नहीं हुआ। कब, 31 दिसंबर 2019 को। तो 7 टन जो आपने यूज कर लिया, तो क्योंकि उसका यूज हो चुका है ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में, तो वो ये आपका कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड। इसकी वैल्यू अब ग्लास में शामिल हो जाएगी शीशा बनाने में। और 3 टन जो आप यूज नहीं कर रहे हो, नहीं कर पाए, अब जो 31 दिसंबर 2019 को 3 टन जो अनयूज रह गया, तो ये आपका कहलाएगा फाइनल गुड। और इसकी जो वैल्यू होगी, 3 टन जो कोल की जो वैल्यू होगी, वो आपकी नेशनल इनकम में डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। तो जो आपने चीज खरीदी थी बिगिनिंग पीरियड में, उसमें से आपने जितनी यूज कर ली वो आपकी इंटरमीडिएट गुड कहलाती है। और जितना एंड में यूज नहीं हो पाया, क्योंकि एंड में हमें नेशनल इनकम अब कैलकुलेट करनी है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगी और वो जो 3 टन जो कोल बचा है वो फाइनल गुड की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक सारा समझ में आया होगा और आप इसको अब और एक्सप्लेनेशन के लिए, समझा मैंने सारा दिया है, एक्सप्लेनेशन के लिए आप अपनी बुक से देख सकते हैं। टी शेप में फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस भी कर सकते हैं और फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन दिए होते हैं और उनको आप
पहचान सकते हैं कि कौन सी गुड फाइनल गुड है और कौन सी इंटरमीडिएट गुड है।